नमस्कार, मैं हूं रीनू कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। वक्त हो चला है पब्लिक एशिया प्राइम टाइम का, तो चलिए रूबरू कराते हैं आपको देश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों से। नमस्कार, मैं हूं रीनू कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है दिल्ली की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, एग्जिट पोल आने के बाद अब सबकी निगाहें मतगणना पर टिकी हुई हैं। भाजपा जहां 7 सीटों पर अपने पक्ष में आने की संभावना जता रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी व कांग्रेस गठबंधन अभी भी मायूस नहीं है। उन्हें सर्वे पर कम और मतगणना पर ज्यादा भरोसा है। लिहाजा अब एक दिन बाद होने वाले मतगणना पर राजनीतिक दलों की नजर है। काउंटिंग सेंटर पर चाक चौबंद टीम तैनात की रणनीति भी तैयार कर ली गई है। इलेक्शन एजेंटों की सुबह 5 बजे मतगणना केंद्र पर पहुंचने का निर्देश राजनीतिक दलों ने दे दिया है। उन्हें खासतौर से काउंटिंग पर नजर रखने को कहा है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, उखला में सितंबर से दिल्ली का सबसे बड़ा कंपोस्ट प्लांट चालू हो जाएगा। यहां प्रतिदिन 300 टन कूड़े का निस्तारण होने लगेगा। बाद में इसकी क्षमता बढ़ाकर 500 टीपीडी करने की तैयारी है। इससे पहले दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों की ऊंचाई कम करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। बता दें, दिल्ली में हर रोज करीब 1100 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, जिससे करीब 8100 मीट्रिक टन कचरे का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कंपोस्ट प्लांट पर समाधान हो रहा है। ओखला कंपोस्ट प्लांट पर मौजूदा समय हर दिन करीब 200 टन कचरे का निस्तारण हो रहा है। सितंबर के आखिरी तक इसकी क्षमता बढ़ने से ये सबसे बड़ा कंपोस्ट प्लांट बन जाएगा। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में शैक्षणिक सत्र 2024 से 2025 के स्नातक व स्नातकोत्तर प्रोग्राम में दाखिल की दौड़ सोमवार यानी कि आज से शुरू हो जाएगी। छात्र 31 अगस्त तक दाखिल ले सकेंगे। इस बार दाखिला प्रक्रिया में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इस सत्र में SOL में दाखिल लेने वाले छात्रों को स्नातक कई सहूलियत भी दी जा रही है। छात्रों को दाखिले से पहले SOL के पोर्टल पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर नामांकन करना होगा। इसमें सभी अंक जमा होते जाएंगे। SOL के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए CUET की बाध्यता नहीं है। प्रवेश 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, एग्जिट पोल ने बाजारों को मोदी सरकार के स्पष्ट बहुमत को लेकर आश्वस्त किया है। एग्जिट पोल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार बहुमत से सरकार बनाने की भविष्यवाणी की है। इसे देखते हुए दिल्ली के बाजारों में विशेष तैयारियां चल रही हैं। LED स्क्रीन लगाकर परिणामों को सुबह से लाइव प्रसारण के साथ जश्न की तैयारी है। भाजपा की विजय कामना को लेकर सुंदरकांड पाठ चांदनी चौक के साथ दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भाजपा की जय विजय की कामना के साथ मतगणना की पूर्व संध्या पर दिल्ली में कई स्थानों पर सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर पश्चिमी मध्य और पूर्वी भारत में लू की स्थिति जारी रहने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को पारा 44 डिग्री तक जा सकता है। हालांकि हल्की बूंदाबांदी और आसमान में बादल छाए रहने से रविवार को राजधानी के तापमान में कुछ गिरावट आई और यह 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं जयनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, केदारनाथ पहुंचकर श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने भाई फिल्म अभिनेता स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कहा कि वो मेरे साथ हैं। मैं अपने मन से महसूस कर रही हूं कि वो मेरे अंदर मौजूद हैं, जैसे उसने कभी छोड़ा ही नहीं हूं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केदारनाथ के अनुभव को साझा किया है। बीते शनिवार को फाटा से हेलीकॉप्टर से धाम पहुंची फिल्म अभिनेता स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति धाम में रो पड़ी। उन्होंने मंदिर परिसर के पीछे दिव्यशिला के नीचे ध्यान भी लगाया। साथ ही उन्होंने धाम में उस साधु के साथ भी फोटो खींची जिसके साथ केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान साल 2016 में सुशांत राजपूत ने धाम में फोटो खींची थी। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, देश भर में टोल टैक्स में हो रही बढ़ोतरी क्षेत्र के टोल प्लाजा पर भी रविवार की आधी रात के बाद लागू हो गई है। ऐसे में देहरादून से हरिद्वार और हरिद्वार से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को करीब 10-10 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक PS गुंसाई ने बताया कि टोल टैक्स में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी हुई है। सभी टोल प्लाजा पर बढ़ी हुई दरें रविवार की रात से लागू होंगी। देहरादून से हरिद्वार जाने के लिए करीब 10 रुपए टोल में बढ़ोतरी है।
वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, चारधाम यात्रा को 24 दिन का समय पूरा हो गया है, लेकिन धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हुई है। चारधाम यात्रा प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 15,67,000 श्रद्धालु चारधामों और हेमकुंड साहिब में दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के शुरुआती 10 दिन में जहां दर्शन करने वालों की संख्या 5,69,000 से ज्यादा थी, वहीं 14 दिन में 9,97,000 से ज्यादा ने दर्शन किए। इस बार चारधाम यात्रा 10 मई और हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से शुरू हुई। चारधाम यात्रा के शुरुआती 10 दिन में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 5,69,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, नैनीताल में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने 50 से 55 सालों तक देश पर राज किया और जनता को मूर्ख बनाया। जब जनता उनके झूठ में नहीं फंसने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वंशावादी राजकुमारों के संरक्षक हैं। खेत में खुरपी चलाने वाले किसान मजदूर की संतानों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, हल्द्वानी के लामाचौड़ खाम में 4 दिन से आम के बगीचे में 2 बच्चों के साथ डेरा जमाए मादा तेंदुए को कल बीते रविवार को वन विभाग की टीम ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रैंक्विलाइज कर पकड़ लिया, लेकिन तेंदुए के दोनों बच्चे टीम के पकड़ में नहीं आए। उन्हें पकड़ने के लिए देर रात तक वन विभाग का रेस्क्यू अभियान जारी रहा। टीम ने दोनों बच्चों को पकड़ने के लिए मादा तेंदुए को पिंजरे में बगीचे में ही रखा है। वन विभाग के रेस्क्यू अभियान के दौरान आसपास के गांव के लोगों का जमावड़ा लगा रहा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र में सांसद और अमरावती सीट से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के पति रवि राणा ने एक चौंका देने वाला दावा किया है। विधायक रवि राणा ने कहा, उद्धव ठाकरे 15 दिन में मोदी सरकार में शामिल होंगे, वो पीएम मोदी के साथ नजर आएंगे। राणा ने एक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा, एनडीए के शपथ ग्रहण समारोह के कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे पीएम मोदी की सरकार में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि पहले उन्होंने शिवसेना और एनसीपी से एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बाहर होने की सटीक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख के लिए हमेशा एक खिड़की खुली है, क्योंकि वो बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, एग्जिट पोल 2024 के मुताबिक नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ज्यादातर एग्जिट पोल का यही मानना है कि केंद्र में एक बार फिर बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन इस एग्जिट पोल को उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने नकार दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मुखपत्र सामना में एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। सामना में लिखा है, एग्जिट पोल वाली कॉरपोरेट कंपनियों ने राज्यों के चुनावों की पूरी जानकारी जाने बिना ही बेधड़क घोषणा कर दी कि एक बार फिर मोदी आ रहे हैं और बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। लेकिन बीजेपी 225 सीटों से आगे नहीं बढ़ रही है। इंडिया अघाड़ी 295 से 310 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, 1 जून को अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब देश को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का इंतजार है। 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। वैसे तो चुनाव के परिणाम आप टीवी चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से देख सकेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में इसके लिए कुछ तरह की तैयारियों की गई हैं। दरअसल महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में लोकसभा चुनाव के नतीजों का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। यह अनूठी पहल मुंबई, नासिक, पुणे और नागपुर जैसे बड़े शहरों में लागू की जाएगी। इन शहरों में बड़ी स्क्रीन पर चुनावी नतीजों का प्रसारण होगा। जिन शहरों के सिनेमा घरों में चुनावी नतीजों की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाएगी, उसका समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रखा गया है। मतगणना देखने के लिए टिकट 99 रुपए से लेकर 300 रुपए तक रहेगी। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, पूरे कार हादसा मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि ताजा खुलासों में पुणे पुलिस ने बताया कि पोर्श दुर्घटना में शामिल 17 वर्षीय
वर्षीय नाबालिग ने स्वीकार कर लिया है कि वो घटना के समय शराब के नशे में था। पुलिस के हवाले से रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जब पुलिस ने आरोपी नाबालिग से दुर्घटना के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि वो नशे में था, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, उड़ानों में बम की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को इंडिगो की चेन्नई से मुंबई आ रही एक फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद उसे यहां आपात स्थिति में उतारा गया था। तो वहीं रविवार को विस्तारा की पेरिस मुंबई उड़ान में बम की धमकी से हड़कंप मच गया। बता दें कि एयर सिकनेस बैग पर हाथ से लिखे नोट में विमान में बम होने की धमकी दी गई थी। इसके बाद विमान की मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग कराई गई। यात्रियों को उतारने के बाद विमान को दूर ले जाया गया और उसकी गहन जांच की गई। जांच के बाद पाया गया कि ये झूठी धमकी है। विमान पेरिस से 306 लोगों को लेकर मुंबई आ रहा था। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, दमोह में एक महिला बच्चों के साथ अपने प्रेमी के यहाँ रहने चली गई। उसे प्रेम इंस्टाग्राम पर हुआ, जो वो अपने पति के दिलाए स्मार्टफोन पर चला रही थी। अब पति ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और जब पता चला कि वो प्रेमी के साथ रह रही है तो घर लौटकर उसके सभी फोटो जला दिए। पुलिस से गुहार लगाई है कि उसे उसकी पत्नी वापस दिलाई जाए। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, जबलपुर कलेक्ट्रेट दीपक सक्सेना के बेटे अमोल सक्सेना का रविवार को दिल्ली में निधन हो गया। अमोल दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा था। शनिवार को उसकी तबीयत खराब हो गई थी। हालत गंभीर होने की वजह से रविवार सुबह उसे एम्स में भर्ती कराया गया। दिल्ली में कल पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर को एयर एम्बुलेंस से जबलपुर लाया जाएगा। कल जबलपुर में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, शहडोल जिले में भी अब हीट वेव का असर दिखने को मिल रहा है। पिछले 48 घंटे के भीतर हीट वेव से दूसरी मौत का मामला सामने आया है। एक दिन पहले 1 जून को जहां एक युवती की मौत हो गई थी, वहीं 2 जून को एक 65 वर्षीय वृद्ध की मौत की जानकारी सामने आई है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, सागर शहर के मकरोनिया में स्थित बटालियन से एक मामला सामने आया है, जहां डिस्ट्रिक्ट कमांडर के बंगले में 5 फीट लंबा कोबरा सांप घुस गया, जो गेट के पास रखी लकड़ी की बल्लियों में बैठा हुआ था। गेट पर गार्ड की ड्यूटी थी। इसी दौरान उसकी नजर कोबरा पर पड़ गई। उसने बंगले में मौजूद स्टाफ को जानकारी दी, जिसके बाद वहां पर खलबली मच गई। तत्काल ही स्नेक कैचर अकील बाबा को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही बाबा भी पहुंच गए। उन्होंने करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद उसे पकड़ लिया और आम के पेड़ पर बैठा दिया। इसके बाद एक प्लास्टिक का डिब्बा लिया। उन्होंने दोबारा कोबरा को पकड़ा और उसे डिब्बे में बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन के बाद वन विभाग के साथ जंगल जाकर इसे सुरक्षित छोड़ देंगे। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। गुरुवार को इस सीजन में पहली बार सीधी का तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। यहां पारा रिकॉर्ड 48.2 डिग्री पहुंच गया। वहीं प्रदेश के 13 जिलों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। इधर सीधी के बाद खजुराहो में 47 डिग्री और निवाड़ी के पृथ्वीपुर में पारा 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि दोपहर के बाद पृथ्वीपुर में तेज गर्मी के बीच बारिश भी हुई। बता दें कि लगातार 3 दिन तक पृथ्वीपुर का तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया था। बारिश से यहां लोगों को कुछ राहत मिली है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट कल 4 जून को आना है। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं देश की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली अमेठी भी मंगलवार 4 जून को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती के लिए तैयार है। बता दें, मतगणना को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेंगे। वहीं सभी गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरे की नजर और वोटिंग स्थल के आसपास रूट डायवर्जन भी रहेगा। इसके अलावा प्रशासन के जारी किए गए बिना पास के कोई भी सेंटर के अंदर नहीं जा सकेगा। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जो कि शाम तक चलेगी। वोटों की गिनती 14 टेबल और कुल 29 राउंड में होगी। सभी विधानसभाओं में वोटों की गिनती के लिए 14-14 टेबल लगाए गए हैं।
वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए 4 जून को मतगणना होनी है। लखनऊ में मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतगणना स्थल पर सुरक्षा चौक चौबंद करने के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने भी तैयारी कर ली है। इसी दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। मतगणना के दिन शहीद पथ, आशियाना, बिजनौर, उतरेठिया से आने वाले वाहनों का डायवर्जन रहेगा और राजनीतिक पार्टियों के वाहन मतदान के स्थल पर ही खड़े हो सकेंगे। लखनऊ में ये डायवर्जन व्यवस्था 4 जून की सुबह से रात तक लागू रहेगी। मतगणना के दौरान लखनऊ में उतरेठिया शहीद पथ अंडरपास से रामाबाई रैली स्थल की तरफ रॉन्ग साइड जाने पर रोक रहेगी। कोई भी निजी वाहन रामाबाई पुलिस चौकी रैली स्थल तिराहे से रैन बसेरा तिराहा या बिजनौर शहीद पथ अंडरपास से होकर नहीं जा सकेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, यूपीसीसीएल के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने अधिकारियों से कहा कि उपभोक्ता जब भी टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत करें तो तत्काल निस्तारण किया जाए। उन्होंने बताया कि 1912 पर पूरे प्रदेश से बिल, मीटर कनेक्शन, विद्युत आपूर्ति, विद्युत चोरी एवं सुझाव आदि संबंधी 1,80,00,000 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें करीब 99% शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जा चुका है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए 1 अप्रैल 2017 से टोल फ्री नंबर 1912 की सुविधा शुरू कर दी गई थी। उन्होंने अधिकारियों को 1912 और प्रभावी एवं क्रियाशील बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि टोल फ्री नंबर शीघ्र उठे और उपभोक्ता की समस्या हल होने तक उसके संपर्क में रहे। कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के चलते 1912 का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुलायम की कर्मभूमि कही जाने वाली मैनपुरी में इस बार सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ मुलायम की बहू और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह पर कमल खिलाने का जिम्मा है। ऐसे में मैनपुरी का चुनाव इस बार काफी अहम है। ये चुनाव ही तय करेगा कि मुलायम के बाद अब सैफई परिवार की बादशाहत मैनपुरी सीट पर कामयाब रहेगी या भाजपा इस गढ़ को भी ध्वस्त करने में कामयाब हो जाएगी। अगर इस चुनाव में डिंपल यादव जीतती हैं तो उनके ऊपर दूसरा चुनाव हारने का जो दाग लगा हुआ था वो भी धुल जाएगा। वहीं अगर जयवीर सिंह जीतते हैं तो मैनपुरी में आज तक कमल न खिलने का मिथक टूट जाएगा। 4 जून यानी कल सुबह 8 बजे से इसके लिए नवीन मंडी में मतगणना शुरू होगी। दोपहर 12 बजे तक मैनपुरी की सियासी तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, भीषण गर्मी से लखनऊ में बीते 24 घंटों में पीएससी के सिपाही शिवमुनि यादव समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं रविवार को 39 शवों का पोस्टमार्टम किया गया। इसमें से 10 अज्ञात थे, जबकि 20 शव अभी पोस्टमार्टम हाउस में रखे हैं। बता दें, शिवमुनि यहां रहीमनगर में किराए पर रहते थे और 35 वाहिनी पीएससी बटालियन में तैनात थे। वो मूल रूप से बलिया रसड़ा के रहने वाले थे। भाई सत्यनारायण ने बताया कि शनिवार शाम भाई ड्यूटी से लौटे और अचानक कमरे में चले गए। कुछ देर बाद उन्हें उठाने पहुंचे तो वो मृत मिले। उधर अलीगंज के नायापुरा में रहने वाले सफाई कर्मी अमर सिंह पूर्णिया क्रॉसिंग पर अचेत मिले। पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। एमपी के राजगढ़ जिले में राजस्थान के झालावाड़ जिले से बारातियों को लेकर आ रहा ट्रैक्टर ट्रॉली सहित रविवार की रात पीपलोदी जोड़ के पास खाई में गिरकर पलट गया। हादसे में 3 बच्चों और 3 महिलाओं समेत 13 लोगों की मौत हो गई। 40 लोगों के घायल होने की खबर है। करीब 30 लोगों को राजगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा रात करीब 10 बजे राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर पीप लोदी के जोड़ पर हुआ। ट्रैक्टर में राजस्थान के इकलेरा के समीप स्थित मोतीपुरा गांव से तातुड़िया परिवार की बारात राजगढ़ के पास धेरीनाथ पंचायत के गांव कमालापुर आ रही थी। खामखेड़ा से कुछ दूर पीप लोदी मोड़ पर ट्रैक्टर खाई में जा गिरा। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान से एक बारात राजगढ़ आ रही थी और पिपलौदी के पास
पास में जो राजस्थान बॉर्डर पड़ता है, तो राजस्थान बॉर्डर से पिपलौदी के तरफ करीब 500-700 मीटर दूर पे ट्रैक्टर के पलटने से ये घटना हुई है। और ट्रैक्टर में करीब 40-50 लोग सवार थे, ऐसा बताया गया है। और उसमें से पलटने की वजह से 13 लोगों की मृत्यु हुई है और अभी करीब 15 लोग घायल हैं। 4 लोगों को भोपाल हमीदिया भी रेफर किया गया है। ट्रैक्टर के पलटने से जो पिपलौदी के पास में जो राजस्थान बॉर्डर है, हमारा एमपी और राजस्थान का बॉर्डर है, वहाँ पे ही जब ट्रैक्टर अपने तरफ प्रवेश किया था, उसके बाद वहीं पे घाट पे ट्रैक्टर के पलटने से दुर्घटना हुई है। हाँ, ऐसा बताया गया कि सभी लोग बाराती थे। घटना को ट्रैक्टर ट्रॉली की दुर्घटना हुई है। राजस्थान के परिवार हैं, हमारी सीरम राजगढ़ सीरम घटना हुई है। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। ट्रैक्टर ट्रॉली के संचालन में कोई व्यवधान आया है, जो भी हुआ हो जांच का विषय है। लेकिन काफ़ी लोग ट्रैक्टर में सवार थे, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी थे। ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से, उसके अंदर दबने से लोगों की मृत्यु हुई है। 13 लोगों की मृत्यु हुई उसमें, और लगभग इसी 12-15 लोग घायल है। कुछ लोग रेफर किए भोपाल। 2 बड़ी उम्र के 2 बच्चे रेफर भी किए। सभी को उचित इलाज दिया जाए। हमारा जिला प्रशासन लगातार उसमें घटना की सूचना मिलने के साथ ही लगा हुआ है। आधे घंटे के अंदर सूचना प्राप्त होने के हमारे संशोधन एसपी साहब, कलेक्टर साहब मौके पर पहुँच गए। घायल होने के लिए एम्बुलेंस पर्याप्त मात्रा में और जो भी उपकरण लगते थे सब लगे। सारा मेडिकल स्टाफ यहाँ लगा हुआ है, सारे डॉक्टर, सारा मेडिकल स्टाफ पूरी गंभीरता से। राजगढ़ झालावाड़ की बॉर्डर पे आज एक बहुत दुखद घटना हुई, जिसमें करीबन 9:30 के पास जो ग्राम मोतीपुरा है, वहाँ से जो झालावाड़ जिले में थाना जावर है, वहाँ से एक बारात जो है वो यहाँ पर कालीपीठ थाना क्षेत्र में आ रही थी। कुछ लोग उसमें ट्रैक्टर में थे और उसी के साथ साथ बाइक पे भी कुछ लोग जो परिवार के सदस्य हैं, करीबन 10-12 लोग बाइक पे महिला पुरुष आ रहे थे। प्रथम दृष्टि जब हमें सूचना मिली तो मैं स्वयं भी मौके पे पहुंचा था। वहाँ पर क्योंकि ट्रैक्टर की जो ट्रॉली थी वो रोड से नीचे उतर गई थी, जिसके कारण कुछ लोगों को चोटें आई थी और कुछ लोगों का निधन हो गया था। वहाँ पर तत्काल हमारी करीबन 7 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज जो थी 108 की, वो सब वहाँ मौके पे थी। प्राथमिक उपचार करते करते उन सभी लोगों को यहाँ पर लाया गया। बहुत दुखद बात है कि करीबन 13 लोगों का इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में निधन हो गया है। शासन की तरफ से जो भी मदद हो सकती है या झालावाड़ पुलिस और हमारे बीच में सतत संपर्क बना हुआ है। वहाँ की पुलिस भी यहाँ के लिए रवाना हुई है और जो हमारी तरफ से सहायता लगेगी वो हम सभी लोग उनको मुहैया कराएंगे। कितने लोग घायल, कितने लोगों को रेफर किया था? अभी तक करीबन 4 लोगों को रेफर किया है, जिसमें 2 बच्चे हैं और 2 वयस्क हैं, और बाकी लोग जो हैं अभी सभी स्टेबल हैं। डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है जो कॉन्स्टेंटली उनको मॉनिटर कर रही है। इसी के साथ साथ करीबन 13 लोगों का निधन हुआ है इसमें। अगली खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां कार बनी आग का गोला। बता दें कि कार में अचानक आग लग गई। जनपद गौतम बुद्ध नगर से सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए आए थे श्रद्धालु। सभी ने मौका पाकर कार से निकलकर अपनी अपनी जान बचा ली। फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही कार जलकर खाक हो गई थी। घटना के वक्त कार में 3 महिला, 1 पुरुष और 2 बच्चे मौजूद थे। बुलंदशहर के थाना आहार क्षेत्र की है ये घटना। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। अगली खबर आ रही है लखनऊ से। यहां फैशन टीवी फ्रेंचाइजी देने के नाम पर लखनऊ के व्यापारी से ठगी के मामले में गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज है। मुंबई फैशन टीवी के डायरेक्टर काशिफ खान पर फ्रेंचाइजी देने के नाम पर लखनऊ व्यापारी मनोज अग्रवाल से मोटी रकम वसूली और एग्रीमेंट के विरुद्ध जाकर लखनऊ में अवैध रूप से फैशन टीवी के नाम से फ्रेंचाइजी खोलने का भी आरोप है। इस पूरे मामले की जांच गोमती नगर थाने में की जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मानव कल्याण, विश्व शांति, देश की खुशहाली, गर्मी में तप रही धरती की राहत को बारिश की कामना और दैव्य आपदाओं से मुक्ति के लिए बालाजी दरबार संचालक तपिश भरी धूप में आग की
की धूनी रमाकर तपस्या पर बैठे। नगर के मुख्य बाजार से नक्का कुआं मंदिर को जाने वाले रास्ते पर स्थित जय श्री बालाजी दरबार में रविवार को दरबार के सेवक एवं संचालक बाबा सीताराम पहलवान अनूठी तपस्या पर बैठ गए, जो भीषण और तपिश भरी गर्मी के साथ ही चिलचिलाती धूप के बीच अपने चारों ओर आग की धूनी जलाकर उसके बीच बैठकर परम पिता ईश्वर की तपस्या कर रहे थे। आग की धूनी के बीच तपस्या कर रहे बालाजी संचालक की झलक देखने को महिला बच्चों के साथ ही बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। चाहिए और दुख परेशानियों से सब पब्लिक जो परेशान ना हो और मतलब सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, मतलब सबके संकट कटें, इसका उद्देश्य यही है। और इसके संचालक सीताराम पहलवान जी हैं। हर साल जो है तपस्या धूनी लगा के तपस्या करते हैं जून के महीने में जी, और खुशहाली के लिए करते हैं, जिससे कि बाढ़ है और बारिश है उसके लिए अपने मौसम ठीक ठाक रहे, और इसकी तपस्या करते हैं, उससे सभी को खुशहाली मिलती है। वहीं अगली खबर आ रही है शामली से। बता दें, शामली जिले के गांव समसपुर के दर्जन भर से ज्यादा ग्रामीण शामली कलेक्टर पे पहुंचे। ग्रामीणों ने डीएम दफ्तर पर शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनके गांव के पानी की टंकी करीब 15 से 20 दिनों से खराब है। टंकी से पानी उपलब्ध नहीं होने की वजह से गांव की आबादी को भीषण गर्मी से भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण धर्मवीर सिंह ने बताया कि गांव के लोग प्राइवेट नलकूपों या समरसेवर से अपने घरों और जानवरों के उपयोग के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए वो शिकायत करने के लिए डीएम दफ्तर पर पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम को संबंधित प्रार्थना पत्र एसडीएम को सौंपते हुए समस्या के समाधान की मांग की है। समसपुर गांव में पानी की टंकी खराब होने की वजह से ग्रामीणों के सामने सुबह उठते ही पानी की संकट खड़े हो जाते हैं। ऐसे में ग्रामीण अपने दैनिक कामकाज से पहले घर पर और पशुओं के लिए उपयोग के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव समसपुर। अरे समसपुर के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, डीएम कोई ज्ञापन भी देंगे, क्या पूरा मामला है? पानी की टंकी खराब हो गई। कब से? 15-20 दिन हो गए। तो पानी की दिक्कत हो रही होगी? हाँ जी, बहुत। तो कैसे कर रहे हैं? बस वैसे ही चल रहे जी, कहीं ट्वेल्व सलाह में, कहीं सलाह में। कब से चल रहा है काम? 15-20 दिन हो गए। तो शिकायत विकायत नहीं करी गई? अभी तक नहीं, पहली बार कर रहे हैं। पहली बार। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्त्री और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है बिहार की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनकी मुलाकात लोकसभा चुनाव के परिणामों के ऐलान के एक दिन पहले हुई है। दोनों नेताओं ने 7 लोक कल्याण मार्ग में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच क्या बात हुई, इस बारे में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, नालंदा में चुनावी रंजिश और भूमि विवाद को लेकर जदयू कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी गई। मामला परबलपुर थाना क्षेत्र के माउआ गांव का है। मृतक की पहचान स्वर्गीय ब्रह्मादेव प्रसाद के बेटे 60 वर्षीय अनिल कुमार के रूप में की गई है। घटना के बारे में अनिल कुमार की बेटी ने बताया कि शौच के लिए आज सुबह उसके पिता खेत की ओर गए थे, जहां पर घात लगाए गांव के ही आधा दर्जन बदमाशों ने उन पर भाला लेकर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश पर आधे दर्जन से ज्यादा प्रखंड के विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया गया। इस क्रम में पाया गया कि 20 शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित थे। कई स्कूल में देखा गया कि एक ही स्कूल के कई शिक्षक गायब थे। वैसे शिक्षकों के एक दिन के वेतन में कटौती का आदेश दिया गया है। जिला शिक्षक पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने अनुपस्थित शिक्षकों से 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। जवाब आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।
अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बिहार के कॉलेज में नए सत्र की पढ़ाई को लेकर ताज़ा जानकारी सामने आई है। कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 की पढ़ाई हर साल में अगस्त के पहले सप्ताह में आरंभ हो जाएगी। इसके लिए यूजीसी ने आवश्यक प्रक्रिया आरंभ कर दी है। सभी विश्वविद्यालयों को जून के अंत तक स्नातक और पीजी के परिणाम जारी करने को कहा गया है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बिहार के लोगों को जल्दी भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से चला मानसून 2-3 दिनों के अंदर बिहार पहुंच सकता है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्य स्तर की वर्षा देखने को दर्ज की गई, जबकि शेष दक्षिण बिहार का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहा। बिहार में सर्वाधिक अधिकतम तापमान औरंगाबाद में 44.7 दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान अधिक पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं और रीनू कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक वारदात सामने आई है। यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर अचानक से गायब है, जिसके बाद पुलिस को गायब होने की सूचना भी दी गई। पुलिस टीम ने डॉक्टर के सरकारी क्वार्टर में जाकर जांच की। जांच के दौरान एक सीपीआई उग्रवादी का पोस्टर मिला, जिसे जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। डॉक्टर का अपहरण नक्सलियों ने किया है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। और अगली खबर आ रही है जगदलपुर से, जहां शहर के दलपतपुर सागर वार्ड संस्कार स्कूल के बाजू गली में बीती रात आवारा कुत्तों के झुंड ने सड़क पर खेल रहे एक मासूम को अपना शिकार बनाया। मासूम की आवाज को सुनकर आसपास के लोगों ने बच्चे को बचाया। बच्चे को बेहतर उपचार के लिए महारानी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को परिजन घर ले गए। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, जिले में ऑनलाइन ठगी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब रिटायर्ड बैंक कर्मी से करोड़ों रुपए की ठगी हुई है। अज्ञात आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बेगा आदिवासियों का बुरा हाल है। गोरेला जनपद पंचायत के ठान पथरा अमानाला दुर्गाधारा क्षेत्र में रहने वाले राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बेगा आदिवासी आज भी शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं। उनकी स्थिति ऐसी है जैसे कि वे पाषाण युग में जीवन जी रहे हों। जहां वे रहते हैं वहां ना मार्ग है, ना ही पक्की सड़कें हैं, ना ही शुद्ध पानी है, ना ही कुआं है, हैंडपंप तक नहीं है। यही हाल इनका अमरकंड की तराई में बसे बेगा आदिवासियों का है। मेकन पहाड़ से बहकर आने वाले पहाड़ी नाले के बाजू में छोटा सा गड्ढा खोदकर वर्षों से उसका पानी पीकर यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करने को मजबूर हो गए हैं। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर के आकाशवाणी चौक के समीप चोपड़ा पारस से स्पोर्ट्स सेंटर और होटल राधे कृष्ण में भीषण आग लग गई। घटनास्थल पर दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के होटल के अंदर फंसे होने की आशंका भी है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।